अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने 11th क्लास बायोलॉजी जो कि न्यू बुक है सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू की, उसका चैप्टर 6 शुरू किया हुआ है। आज हम उस चैप्टर 6 जिसका नाम प्रोकैरियोट्स है, उसका जो टॉपिक आता है हमारे, उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ेंगे और जितने भी आपके सवालात होंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के हवाले से, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि वो इस लेक्चर के बाद आपके जितने सवालात होंगे इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। और आफ्टर द अपलोड ऑफ दिस वीडियो आई विल अपलोड दिस नोट्स इन द फॉर्म ऑफ PDF इन द डिस्क्रिप्शन। तो हम शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। मैंने आपको कहा कि हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ने जा रहे हैं। तो हम जब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो हमारे से सबसे पहले सवाल किया जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया को स्ट्रक्चर की बेसिस पे दो टाइप होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ग्राम पॉजिटिव आती है और ग्राम नेगेटिव आती है। जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव हमारे पास जो टाइप आती है वो किस बेसिस पे आती है। अगर आपसे पूछ ले, जनरली कोई पूछ ले कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में फ़र्क क्या होता है, फ़र्क कुछ भी नहीं होता। सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है और जो ग्राम नेगेटिव होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो होती है थिन। ये छोटा सा फ़र्क होता है। अब आप ये बोलेंगे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल पढ़ेंगे, जब आपका सेल वॉल का टॉपिक आएगा तो हम उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को समझेंगे। एक्चुअली आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये बताना ज़रूरी था ताकि आपको इनिशियली पता चल जाए कि हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली जनरली हर एक पार्ट को पढ़ेंगे जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डायग्राम। तो इस डायग्राम को सबसे पहले हम इसकी लेबलिंग को देखेंगे और हम लेबलिंग के ज़रिए पार्ट्स को समझेंगे कि पार्ट्स किन किन रीजन में लोकेट करते हैं। तो फिर उसके बाद हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशंस, उनके फंक्शंस को भी पढ़ेंगे। सही है। तो अब हम शुरू करते हैं। अगर आप सेल वॉल से शुरू करते हैं, इधर आप देख रहे हैं हमने डार्क से रिप्रेजेंट किया हुआ है, डार्क बिल्कुल डार्क रीजन हुआ हुआ है ये वाला। तो ये जो आप रीजन देख रहे हैं इसको हम सेल वॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल इनर, इसके अंदर जो आपको स्पेस दिख रही है और जिस स्पेस से बाउंड हुआ हुआ है, और तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इनको हमने सेल वॉल का और इसके अंदर वाली साइड को चूँकि आपको लोकेट हो रही है एक बाउंड्री है जिसने साइटोप्लाज्म को बाउंड किया हुआ है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाद एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सम बैक्टीरिया के अंदर, हर बैक्टीरिया में नहीं, सम बैक्टीरिया के अंदर। जनरली हर बैक्टीरिया के पास एक वो कवरिंग नहीं होती, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है, तो हम उस बैक्टीरिया को भी ले लेते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल को भी हम डिटेल में समझेंगे। कैप्सूल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोर्ड्स में इसके बहुत सारे सवाल आते हैं इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स में भी आ जाते हैं। कभी कभी आपसे पूछते थे कि आप मुझे वो बताएं कि कैप्सूल की टाइप्स बताएं, कैप्सूल क्यों रिजिड होता है यानी कि ठोस क्यों होता है। इस तरीके के सवाल आ जाते हैं। तो ये मैं आपको जब कैप्सूल पढ़ेंगे इसी लेक्चर में तो आपको पता चल जाएगा। तो हमने इसके 3 पार्ट समझे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और कैप्सूल में क्या फ़र्क होता है। सेल जो कैप्सूल होता है वो सबसे पहले आता है, सेल मेम्ब्रेन सबसे लास्ट में आती है और सेल वॉल मिडिल में आती है। यानी कि दूसरे नंबर पे आपके पास क्या आएगी? सेल वॉल आएगी, पहले नंबर पे कैप्सूल आएगा और तीसरे नंबर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी। सिंपल सी बात। अगर कोई बैक्टीरिया कैप्सूल वाला है तो उसके पास कैप्सूल होगा, हर बैक्टीरिया में कैप्सूल नहीं पाया जाता। फिर उसके बाद हमारे पास एक और प्रोजेक्शन से दिखती हैं अराउंड बैक्टीरिया या अपॉन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, उनको हम पिलर्स कहते हैं। पिलर्स हम बेसिकली सिंगुलर को कहते हैं। अगर इन सबको हम मिला दें तो इनको हम प्लाई कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लाई कहेंगे। इसी तरीके से अच्छा, इनके फंक्शंस भी हम पढ़ेंगे। अब आप एक और पार्ट देख रहे हैं जो बिल्कुल जस्ट लाइक अ फ्लैजिला। सही है, इसको हम फ्लैजिलम कहते हैं क्योंकि दिस इज़ अ सिंगल। सही है, तो इस सिंगल इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? फ्लैजिलम कहते हैं। तो ये हमने इसके जो आउटर जितने भी स्ट्रक्चर थे उनको हमने समझा। सेल मेम्ब्रेन समझी, कैप्सूल समझा, पिलर समझा, सेल वॉल समझी और प्लाज्मा और सॉरी फ्लैजिला को समझा। अब हम इनके इंटरनल फंक्शन जो कि बेसिकली साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म मुझे स्टूडेंट्स पता है, आप सब लोगों को पता होगा। और साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया के पास भी होते हैं लेकिन वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते, ये बात तो आप सब लोगों को पता है, लेकिन होते हैं। सबसे पहला जो फंडामेंटल और जो हमारे पास इसमें वो पाया जाता है, फंडामेंटल जो हमारे पास इधर ऑर्गेनल पाया जाता है, इधर आपको छोटे छोटे से दिख रहे होंगे। दिस इज़ द राइबोसोम्स। इधर मैंने राइबोसोम की लेबलिंग नहीं की, बट दिस इज़ राइबोसोम। सही है, तो इधर आप लिख सकते हैं दिस इज़ राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन मुझे यकीन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा।
तो ये राइबोसोम जो आपको छोटे छोटे से दिख रहे हैं, दिस इज द राइबोसोम विच इज़ द डिस्पर्स इन द होल साइटोप्लाज्म। सिंपल सी बात है। फिर इधर आप बिल्कुल एक थिक सा रीजन देख रहे हैं, इस थिक से रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस जेनेटिक मटेरियल या डीएनए इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, दैट्स वाई दिस डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से एक एक्स्ट्रा डीएनए का मॉलिक्यूल होता है जो सर्कुलर होता है, इसको मैंने थोड़ा सर्कुलर बनाने की कोशिश की है, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड का फंक्शन समझेंगे, प्लाज्मिड क्यों होता है, किस काम में आता है, ये भी आप समझेंगे इंशाल्लाह उसमें। तो इस बात को भी आपने समझना है। इसी तरीके से दो पार्ट्स या दो ऑर्गेनल्स और होते हैं बैक्टीरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, जिनको हम इंक्लूजन्स कहते हैं बेसिकली, और दूसरा होता है मिजोजोम्स। इन सारे पार्ट्स को हम हमारी डेफिनेशन के तहत या ज़रिए उनको हम समझेंगे। इन सारे पार्ट्स को दिखाने का मकसद था कि आप इनकी लोकेशंस को पहचान लीजिए कि कहाँ कहाँ पे बैक्टीरिया में दिखते हैं। अब हम इस एक एक पार्ट को पढ़ते हुए जाएंगे। एक दफ़ा आप इन सारे पार्ट्स को और देख लें। सेल वॉल, न्यूक्लियोइड, फ्लैजिला, प्लाज्मिड, इंकुल्चन्स, मिसोसोम, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आपकी कैप्सूल और पिलस। सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप पढ़ चुके हैं अपने सेल के चैप्टर के अंदर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे सेल के पास होती है वैसे ही इन्हीं के पास होती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। फ़र्क जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल में होता है। तो हम सेल वॉल के अलग लेक्चर लेंगे तो उसमें पता चलेगा, बिकॉज दिस इज़ अ सेपरेट टॉपिक। अब हम शुरू करते हैं एक एक पार्ट को डिस्कस करना। अगर हम डिस्कस करें, स्ट्रक्चरली बैक्टीरियल सेल हैज़ 3 रीजन। हमने जितने भी पार्ट्स आए हैं उनको हमने 3 रीजन में बांट दिया है। सिंपल सी बात है। सबसे पहला रीजन आता है हमारे पास, सबसे पहले रीजन में हमारे पास क्या था, फ्लैजिला और पिलाए। आपको पता है पिलाए हमने किससे कहते हैं। अच्छा, अब इन दोनों का अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, जो फ्लैजिला होता है आपके पास, फ्लैजिला जो होता है वो आपको किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में। एक होती है लोकोमोशन, दूसरी होती है मूवमेंट। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि लोकोमोशन के अंदर क्या होता है, पूरी जो बॉडी होती है वो मूवमेंट करती है। क्या करती है, सॉरी, लोकोम लोकोम अपना लोकोमोट करती है, यानी कि लोकेट करती है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि पूरी बॉडी। ये अगर यहाँ पे इसका कोई एक पार्ट उठ के नहीं जाएगा, जैसे ह्यूमन के अंदर एक हाथ या एक बॉडी पार्ट हिल रहा है तो उसके मूवमेंट बोलते हैं, उसके हम लोकोमोशन नहीं कहते। समझ रहे हैं आप। इसी तरीके से जो फ्लैजिला होती है, ये फ्लैजिला ये फ्लोटिंग में हेल्प करती है, यानी कि कोई भी फ्लूइड हो उसको उसकी सरफेस के ऊपर क्या करवाती है, इसको फ्लोट करवाती है, इसको डूबने नहीं देती। सिंपल सी बात आप ये समझें, स्विम भी नहीं करवाती, फ्लोट करवाती है। किसी भी फ्लूइड की सरफेस के ऊपर फ्लोट करवाती है, क्या, पिलाए। दूसरी बात, अटैचमेंट भी करवाती है। अटैचमेंट वाले को भी हम समझेंगे। तो इससे हमें पता चला फ्लैजिला के 2 फंक्शन है, लोकोमोशन करवाना, फ्लोटिंग करवाना किसका काम है, पिलाए का। दिस इज कैन बी एमसीक्यूज विच आस्क इन बोर्ड्स, योर बोर्ड्स। तो आपने इसकी भी समझ के जाना है। अब जो दूसरा रीजन आता है उसमें हमने कैप्सूल के लिए, कैप्सूल में आपको बताता हुआ हम कैप्सूल को हम आउटर मोस्ट कवरिंग कहते हैं, जो कि बेसिकली बहुत कम सेलों के अंदर पाई जाती है, कुछ सेलों में पाई जाती है। फिर उसके बाद क्या आती है, कैप्सूल के बाद आपके पास सेल वॉल आती है, सही है, और सेल मेम्ब्रेन आती है। हमने कैप्सूल के रीजन के अंदर कितने पार्ट्स डाल दिए, सेल वॉल को भी हमने कैप्सूल के रीजन में डाल दिया और सेल मेम्ब्रेन को भी। तो ये हमारा दूसरा रीजन हो गया। बेसिकली जो रीजन ही आपकी बुक ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, तो मैं आपकी बुक से थोड़ा कंपोज करके आपको ला के दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ये बेसिकली क्या क्या, साइटोप्लाज्म की जब हम बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स। साइटोप्लाज्म के पास डीएनए होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। और प्लाज्मिड भी होता है जो मैं आपको दिखा के आया हूँ। अगर हम इधर प्लाज्मिड की बात करते हैं, प्लाज्मिड बेसिकली होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। डीएनए का वो भी एक सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है। डीएनए का इसलिए मॉलिक्यूल होता है, उनके पास भी कुछ कोड्स होते हैं जो ये किस प्रोसेस के अंदर होते हैं, कॉन्जुगेशन के अंदर। किसके अंदर होते हैं, कॉन्जुगेशन के अंदर होते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट भी करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है प्लाज्मिड किस चीज़ से, एंटीबायोटिक से। क्योंकि प्लाज्मिड के पास कुछ ऐसी जीन होती हैं जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाती हैं। एंटीबायोटिक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है। आप जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट्स को क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया पे एक्ट करते हैं जो क्या कॉज करते हैं, पैथोजेनोसिटी। इस वर्ड को आप समझ लें थोड़ा, ये एक दिस इज़ अ वर्ड फॉर यू, न्यू नहीं होगा, अब आप आगे इस वर्ड को बढ़ते रहेंगे। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करे आपकी बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद। ज़ाहिर सी बात है कोई बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ होगी वही हमारी बॉडी में दाखिल हो सकती है। तो इन बैक्टीरिया को मारने के लिए जो पैथोजेनिसिटी कॉज करते हैं अपने आपकी बॉडी में जाने के बाद उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो प्लाज्मिड के पास कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, उन एंटीबायोटिक्स को क्या नहीं होने देती, एक्ट नहीं होने देती किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। ये बात मुझे आपको बतानी थी, सिंपल सी। ये काम करता है प्लाज्मिड। अब हमने साइटोप्लाज्म को का जो साइटोप्लाज्म के अंदर हमने 2
पार्ट्स को समझा, सबसे पहले डीएनए और दूसरा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का भी फ़र्क हमने समझ लिया, डीएनए से क्या फ़र्क होता है, लेकिन प्लाज्मिड इज़ अ वेरी स्मॉल देन डीएनए। समझ रहे हैं, बहुत कम कोड्स होते हैं उनके पास, सिर्फ किसके कोड होते हैं, एंटीबायोटिक से बचने के लिए, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाने के लिए। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं साइटोप्लाज्म में राइबोसोम भी होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, विच इज़ अ वेरी फेमस नाउ। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मिसोसोम की, इसकी बात करते हैं मिसोसोम की, तो मिसोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेनियस इन्वेजिनेशन विच हेल्प इन डीएनए रिप्लिकेशन, सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन, एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम। इसके अंदर एक्सपोर्ट यानी कि एंजाइम बनाते हैं, यानी कि एंजाइम की बाहर एक्सपोर्ट, सेल के आउटसाइड, जैसे कि सेल है कुछ एंजाइम इनको आउटसाइड एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, सेल से आउटसाइड, यानी एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो अंदर बन रही है और वो बाहर जाए, सिंपल सी बात है। रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए की रिप्लिकेशन में, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नाउ दैट द मेसोसोम इज हेल्प इन द डीएनए रिप्लिकेशन एंड ऑल्सो हेल्प इन द सेल डिवीजन। इधर दूसरी टर्म आती है मेम्ब्रेनियस इन्वेजिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है, मेसोसोम बेसिकली उसी से ही निकलता है, सेल मेम्ब्रेन से, बेसिकली आप सेल मेम्ब्रेन ले लें, जो मेसोसोम होता है सेल मेम्ब्रेन से ही निकलता है, इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन का मतलब होता है कोई पार्ट हो जो आउटग्रो हो, जो ऐसे ही निकल जाए फजूल से, लेकिन अब इसने एक प्रोसेस निकाल लिया है तो अभी एक प्रोसेस परफॉर्म करता है। इसी तरीके से जो हमारे पास अगला पार्ट आता है रीजन साइटोप्लाज्म के अंदर, बेसिकली जो कि तीसरा रीजन है हमारी डिवीजन के अंदर, स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया के अंदर, तो उसको अगर हम इंक्लूजन्स की बात करते हैं, दिस इज़ आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड। सिंपल सी बात है, जैसे कि एक बैक्टीरिया है, आप इसे एक बैक्टीरिया ले लें, बैक्टीरिया के पास डीएनए है, सही है, इधर आपके प्लाज्मिड है, इसी तरह से कुछ पोलर बॉडीज़ होती हैं, इधर कुछ पोलर सी बॉडीज़ होती हैं। ये बॉडीज़ ना तो नॉन लिविंग होती हैं और ना ही बाउंडेड होती हैं किसी भी, ये बेसिकली सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं ये आप इन्हें कंपाउंड्स कह लें। अच्छा, ये कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ये कंपाउंड होता है आपके पास ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। क्या होती है ग्लाइकोजन आपके पास, कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्ब्स कह लें इधर आप, कार्ब्स। और इसी तरीके से लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स इज ऑल्सो टाइप ऑफ योर लिपिड्स, दिस इज़ अ सेपरेट बायोमोलिक्यूल। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास होता है क्रिस्टल्स होते हैं और कुछ पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स हम बेसिकली कलर्स को बोलते हैं, किनको बोलते हैं, कलर्स को बोलते हैं। कुछ कलर्स होते हैं, कलर से क्या, जो बॉडी, जो कलर्स टाइप की आपको बॉडी दिखती है सेल के अंदर, बेसिकली क्या होती है, इंक्लूजन्स होती हैं। तो ये इन एग्जाम्पल को आपने याद रखना है, दिस कैन बी आस्क इन योर बोर्ड एमसीक्यूज। तो ये मैं आपको साथ बताते हुए जा रहा हूँ ताकि दिस हेल्प्स यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल्सो योर एंट्री टेस्ट इफ यू अटेम्प्ट इन योर फ्यूचर। अगर आप चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को डॉक्टर ही बनना आगे जाके। जनरली बैक्टीरिया सेल हैव टू टाइप्स, टू प्रोटेक्टिव। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग को भी पढ़ना है, क्योंकि आपकी बुक ने प्रोटेक्टिव कवरिंग को बड़ा ही डिटेल में डिस्क्राइब किया है, इस वजह से मैं आपको ये बताऊंगा। जैसे कि हम जनरली समझते हैं कि बैक्टीरिया के पास सिर्फ दो कवरिंग होती है, एक सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है, हम तो ये समझते हैं। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इनर होती है और आउटर होती है, इसी तरीके से। लेकिन सम बैक्टीरिया यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास थर्ड आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है, जिसको हम ग्लाइकोकाइलेक्स कहते हैं। अब क्या होता है, ग्लाइकोकाइलेक्स क्या होती है, फर्दर वो कंडेंस होती है, यानी कि पतली होती है और रिच्ड हो जाती है, ठोस हो जाती है, बिल्कुल क्या हो जाती है, रिच्ड हो जाती है। एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, रिच्ड हो जाती है। जब वो रिच्ड हो जाती है, जो बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, नहीं एक तरीके से बैक्टीरिया को ठोस कर देती है, उसकी कवरिंग जो आती है ना उसके ऊपर। जब वो कंटेंस होता है तो क्या बना देता है, कैप्सूल बना देता है, सही है। अब वो जब कैप्सूल आ जाता है तो कैप्सूल क्या करता है कि भाई अब कोई भी वायरस जो होगा, जैसे कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है, तो वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। इसी तरीके से कैप्सूल एक और चीज़ प्रोवाइड करता है, कैप्सूल क्या प्रोवाइड करता है, किसी भी एंटीबायोटिक यानी कि एंटीबायोटिक को अंदर दाखिल होने से रोकता है। समझ रहे हैं आप बात, किसी भी एंटीबायोटिक को अंदर दाखिल होने से रोकता है, ये भी फंक्शन है कैप्सूल का। तो इससे पता चलता है कि कैप्सूल प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू बैक्टीरियल सेल, सम बैक्टीरियल सेल, क्योंकि सम के पास ही होता है बेसिकली। इसी तरीके से एक और कवरिंग होती है बैक्टीरिया की, जो कि आउटर मोस्ट होती है, जो कि डिफरेंट होती है किससे, ग्लाइकोकाइलेक्स कैप्सूल से बेसिकली, उसको हम स्लाइम कहते हैं। स्लाइम में फ़र्क ये होता है कि स्लाइम विच इज़ सॉफ्ट, ये क्या होती है, सॉफ्ट होती है और स्टिकी होती है, चिपचिपी सी होती है, ठोस नहीं होती है जैसे कैप्सूल होता है। सिंपल सी बात है। अगर जो बातें मैंने इधर कही हैं इधर लिखी हुई हैं कि कैप्सूल इज टाइटली अटैच, कैप्सूल जो होता है वो मेम्ब्रेन से, जैसे कि ये आपका सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। इसके बाद अगर मैं इधर एक दूसरा कलर ले लूँ आपके लिए, तो इधर मैं आपके लिए अलग ले लूँ ब्लू। तो ये जो होता है ना आपके पास जो कैप्सूल होता है बिल्कुल टाइट अटैच हुआ होता है, किससे, कैप्सूल ऐसे समझ लें, ऐसे अटैच हुआ होता है कैप्सूल, किससे, सेल वॉल से, इससे अटैच हुआ होता है, सेल वॉल से अटैच हुआ होता है। तो फिर ये क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है।
समझ रहे हैं। इसी तरीके से जो स्लाइम होती है, स्लाइम कैसे लगी हुई होती है, स्लाइम बेसिकली लगी हुई होती है, लूजली अटैच होती है विद सेल वॉल, और स्लाइमी एंड स्लिपरी नेचर प्रोवाइड करती है किसको, बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया को स्लिपरी नेचर प्रोवाइड करती है। तो ये दो फंक्शन थे कैप्सूल के, स्लाइम के, और सिंपल सी बात है, और उनके फंक्शन भी मैंने आपको बता दिए। अगर हम, आपकी बुक ने थोड़ा कैप्सूल को और फंक्शन बताने की कोशिश की है, तो हम इसको और जानते हैं। आप कैप्सूल के लिए आपकी बुक ने अलग से थोड़ा सा लिखा है। वो कहता है कैप्सूल प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ आरबीसी। जब आपकी बॉडी में जाएगा, जब बैक्टीरिया, कैप्सूल वाला बैक्टीरिया, हम इसको ऐसे बना लेते हैं, बैक्टीरिया जिसके ऊपर कैप्सूल है ऐसे, वो जब आपकी बॉडी में जाएगा तो क्या कॉज करेगा, डिजीज़ कॉज करेगा, डिजीज़ कॉज करेगा। लेकिन आपको पता है हमारी बॉडी में क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं, क्या होते हैं, सॉरी डब्ल्यूबीसी होते हैं, क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं। इन डब्ल्यूबीसी को हम बीसी को हम क्या बोलते हैं, इनको हम फेगोसाइट्स भी बोलते हैं। फेगोसाइट्स का मतलब होता है वो सेल जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को खाने की एबिलिटी रखते हैं। तो इसी तरीके से बैक्टीरिया इज ऑल्सो फॉरेन पार्टिकल बॉडी। जब बॉडी में इंटर करता है तो आरबीसी तैयार रहते हैं कि भाई आज हम तेरे को खा जाएंगे। तब क्या होता है, जब इसके पास क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो वो इसको चकमा देने में, आप कह लें कि उसको इग्नोर करवाने में कामयाब हो जाता है। फिर आरबीसी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता या इंजेस्ट नहीं कर पाता, खा नहीं पाता, बेसिकली क्या नहीं कर पाता आरबीसी। जब इनके ऊपर क्या होती है, कैप्सूल होती है, तो क्या नहीं कर पाता, इनको इंजेस्ट नहीं कर पाता। दिस इज़ अ सिंपल फंडा टू अंडरस्टैंड वाई कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कैन नॉट बी इंजेस्टेड बाय डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं, सही है। कैप्सूल इंक्रीज बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी, यानी कि जब वो मर ही नहीं है तो अब जाहिर सी बात है तो वो डिजीज़ कोज करेगा, क्योंकि उसको मार ही नहीं पा रहे। पैथोजेनिसिटी मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अब इसी तरीके से कुछ इनका एक इन्वायरमेंटल फंक्शन भी बताया कि ग्लाइकोकालिक्स जो होता है वो प्रमोट करता है एडेशन को, यानी कि चिपकने को, चिपकने में बड़ी ज़्यादा प्रमोट प्रोवाइड करता है ऐसे आपस में, विथ ईच अदर, यानी कि आपस में बैक्टीरिया को जो कैप्सुलेटेड स्पीशी यानी कि पूरा ग्रुप है, आपस में क्या कहते हैं, ज्वाइन रहते हैं। फिर वो क्या कर लेते हैं, बायोफिल्म फॉर्म कर लेते हैं, जो क्या होती है, मोर रेजिस्टेंट होती है, और बहुत मुश्किल होता है उसको मारना, हार्डर टू किल। उनके ऊपर कोई प्रोटीन भी असर नहीं कर पाती। क्यों? अब बायोफिल्म से तो मकसद क्या, अगर आप किसी भी बैक्टीरिया की कॉलोनी को ऊपर से देखें कुछ ऐसी दिखेगी, आप किसी को भी, अब जिस कॉलोनी को आप देख रहे हैं किसी पेट्री डिश में देखेंगे, आप उस पेट्री डिश को लेटरली यानी कि साइड से देखेंगे, तो आप साइड से देखेंगे तो उस बैक्टीरियल कॉलोनी की आपको कुछ थिकनेस पता चलेगी। वो थिकनेस कुछ इस टाइप की होगी, और उसी थिकनेस को हम क्या बोलते हैं, फिल्म बोलते हैं। अब बायोस नहीं बोल रहे हैं कि वो जो फिल्म है वो खुद ही बन रही है, यानी कि वो लिविंग किसी स्पीशी से वो फिल्म बन रही है, तो इस वजह से हम उसे क्या बोलते हैं, बायो फिल्म बोलते हैं। तो ये कुछ स्पीशी है, मैंने बताया क्यों बनती है, ताकि अपने आप को और मुश्किल कर ले, किसी भी बचा सके, ज़िंदा रहने की ज़्यादा कोशिश करते हैं सारे। सिंपल सी बात है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ज़्यादा समझ में आया हो, जितने भी टॉपिक, जितना भी आपकी बुक ने मटेरियल बताया था, क्या क्या फंक्शंस थे स्ट्रक्चर्स के, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताने की कोशिश की। और आप इस डायग्राम को वापस देखें कि जो मैं आपको पार्ट्स या यानी कि जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हुआ आया हूँ, उन सब के मैं आपको फंक्शंस भी बताता हुआ आया हूँ, विच इज़ अ वेरी जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि फंक्शन तो आपने पढ़ लिए। एक और सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि आप काइंडली इसको बनाना भी सीखें, ताकि आपको ये याद हो, क्योंकि मुझे तो याद है, मैं तो पढ़ता रहता हूँ, मुझे तो पता है। सही है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो काइंडली लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और हम मिलते हैं हमारे आने वाले कुछ न्यू लेक्चर्स के अंदर, जो कि बेसिकली सेल वॉल का होगा। तो पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफिज़।